हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 5th यूनिट प्रसव पूर्व की तैयारी तथा शिशु के आगमन की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर कन्फाइनमेंट एंड फॉर द अराइवल ऑफ द बेबी। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रसव की प्रक्रिया क्या है, प्रसव के प्रकार क्या हैं, शिशु का आगमन होता है तो क्या करना चाहिए, और फिर अब इसके आगे का मटेरियल हम पढ़ते हैं। अब है प्रॉपर कि प्रसव के समय के लिए आवश्यक तैयारी क्या करनी चाहिए। तो प्रसव के समय अधिक सुविधा रहे, कार्य सरलता से हो, इसके लिए निम्न तैयारी कर लेना उपयुक्त रहता है। इससे आगे जाकर के परेशानी नहीं होती है। जैसे कि 1 या 2 माह पूर्व ही डॉक्टर व अस्पताल का चयन कर उसी डॉक्टर से नियमित जांच करवाना। तो पहले से ही डॉक्टर का डिसाइड कर लेना चाहिए, अस्पताल डिसाइड कर लेना चाहिए, नहीं तो उसी समय बहुत परेशानी होती है कि कौन देखेगा उसको। अगर पहले से चयन किया हुआ होता है, उस डॉक्टर से पहले जांच कराई भी होती है, तो डॉक्टर को हिस्ट्री पता होती है और फिर उसको डिसाइड करने में, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई बीच में बाधा भी आ रही है तो वो उसको सुलझा लेता है। दूसरा है अस्पताल में कमरा व स्थान निश्चित करना, यानी कि आपको कहाँ पे करवाना है, कौन से अस्पताल में कराना है, फिर उसमें कौन सा कमरा चाहिए, आपको बुक कराना पड़ता है, पहले स्थान निश्चित करना होता है। फिर प्रसव के पश्चात देखभाल के लिए दाई की व्यवस्था करना। पहले से जब वो डिलीवरी के बाद में फ्री होती है महिला, तो उसके बाद में बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है, महिला को भी फिर से टाँके वगैरह सुखाने के लिए वहाँ पर ड्रेसिंग करनी पड़ती है, साथ में उसकी मालिश करनी होती है, नहलाने धुलाने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सब के लिए दाई की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए, तो महिला को परेशानी नहीं होती है। फिर शिशु के लिए आवश्यक वस्त्र व सामग्री तैयार करना, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब सामान तैयार करना। और प्रसूता के लिए भी इसी तरह से वस्त्रादि व सामग्री एकत्रित करना और व्यय का अनुमान लगाकर व्यवस्था करना। पैसे की व्यवस्था चाहिएगी उसमें, तो ये सब भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। फिर डॉक्टर का चुनाव किस तरह से किया जाए। डॉक्टर का चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर करना चाहिए और गर्भाधान के पश्चात डॉक्टर की देखरेख में रहना चाहिए, बार बार चेक करवाना चाहिए। गर्भवती महिला के स्वास्थ्य का एक संपूर्ण रिकॉर्ड रखा जाता है, एक कार्ड बनता है, आपने सुना होगा, तो एक जच्चा बच्चा कार्ड करके कार्ड आता है गवर्नमेंट में, और इसी तरह से प्राइवेट में भी कार्ड बनता है। तो हर माह महिला के रक्तचाप, तापमान, शारीरिक वजन, रक्त की जांच जिसमें हीमोग्लोबिन के स्तर का पता लगाया जाता है, हीमोग्लोबिन कम आने पर रक्ताल्पता की स्थिति के लिए उपचार किया जाता है। साथ ही मूत्र की जांच कर प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। भ्रूण के विकास की जांच होती है, उसकी स्थिति की जांच होती है, और इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि बीपी है या पैरों की सूजन है, ऐंठन है, दर्द है, तो इसके लिए सलाह दी जाती है कि उसको क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने विश्वास भी होना चाहिए डॉक्टर के ऊपर, और साथ में आपको उसकी योग्यता का पता होना चाहिए। जिन जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर अस्पताल में कमरा और स्थान निश्चित करना। तो अगर आपने अस्पताल डिसाइड कर लिया है, कौन सी जगह डिसाइड की है, ये बहुत अच्छी तरह से सोच के लेना चाहिए कि कई लोग घर में करवाते हैं, लेकिन अभी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही होती है। तो अगर प्रसव का समय नज़दीक आता है, तो अस्पताल का चुनाव घर के लोगों से सलाह लेकर कर लेना चाहिए। ऐसी जगह पे जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए अस्पताल, जिससे कि उसको ले जाने में असुविधा हो या फिर कोई परेशानी आ जाए और उसको रास्ते में ही डिलीवरी हो जाए। ऐसा ये बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक स्थिति हो जाती है। तो इसलिए नज़दीक में रहना चाहिए, और हमारे पास हर समय 1 या 2 वयस्क सदस्य होने चाहिए जो मौका पड़ने पर दौड़ भाग करके और ले जा सकें। तो परिवार के सदस्य जहाँ अधिक हो, जहाँ सुविधा हो, घर हो और देखभाल की जा सके, ऐसे स्थान पर ही प्रसव कराना चाहिए। बार बार शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं महिला को। अगर बड़े शहरों में होते हैं तो 2-3 महीने पहले ही अस्पताल में कमरा आरक्षित करा लिया जाता है, रिज़र्व करा लेते हैं, बुक करा लेते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसको आसानी से शिफ्ट किया जा सके। कॉटेज वार्ड कहते हैं जिसमें, जैसे कोई कठिन प्रसव है या जैसे ट्विन्स हैं
या सिजेरियन की आशंका है तो कई लोग कॉटेज वार्ड लेकर के और पहले से ही उसमें शिफ्ट हो जाते हैं 1-2 दिन पहले, और फिर शल्य क्रिया अगर करनी पड़ती है तो उसके लिए सुविधाजनक रहता है। और कठिन प्रसव के लिए ऐसा हॉस्पिटल चुनना चाहिए जहां आधुनिकतम सुविधा हो, प्रशिक्षण होना आवश्यक है, साधन विशेषज्ञ भी उपलब्ध हों, और पीडियाट्रिशियन यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ भी वहाँ पर होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल चुनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली एक ही डॉक्टर के भरोसे आपने चुन लिया हॉस्पिटल और फिर वहाँ पर परेशानी आने पर आपको रेफ़र कर दिया जाए कि अब आप दूसरे हॉस्पिटल जाओ। फिर प्रसव के पश्चात देखभाल के लिए दाई की व्यवस्था करना, जैसे कि मैंने आपको कहा कि शिशु को नहलाना, धुलाना, धूप में लेटा के जैतून के तेल से मालिश करना, नाभि साफ करना, ये सब काम दाई द्वारा संपादित किए जाते हैं। साथ ही प्रसूता स्त्री के शरीर पर मालिश करने का काम भी दाई के द्वारा किया जाता है। तो इस सब के लिए अच्छी एक्सपीरियंस दाई की पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अब शिशु के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? शिशु के लिए आवश्यक वस्त्रादि एवं सामग्री चुन लेनी चाहिए, और कैसे कपड़े होने चाहिए कि जो थोड़े गर्म कपड़े हों, क्योंकि बच्चे में शारीरिक तापक्रम बनाए रखने की क्षमता इस अवस्था में नहीं होती है, थोड़ा समय बाद होती है। तो इस समय में ये आवश्यक होता है कि शिशु को वस्त्रों के द्वारा उष्णता प्रदान की जाए। गर्भ में वह नियंत्रित और समान तापमान में रहता है और जन्म के बाद अचानक से परिवर्तन होता है, तो उसकी वजह से उसको एकदम से सर्दी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए वस्त्रों का चुनाव ऐसा किया जाना चाहिए कि वो सॉफ्ट भी हो और गर्म भी हो। फलालेन वगैरह के कपड़े अच्छे रहते हैं उसके लिए। आरामदायक होना चाहिए, क्योंकि त्वचा जो होती है नवजात शिशु की बहुत ही कोमल होती है, अंदर ही रही इतने समय से तो कोई भी हवा और धूप नहीं लग पाई है, तो इस वजह से बहुत ही नरम होती है। थोड़ा सा भी अगर रफ कपड़ा होगा तो छील सकती है। तो इसलिए वस्त्रों का नरम और आरामदायक होना आवश्यक है। इसके अलावा इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि वो हाथ पैर ही ना हिला सके, और उसके इतना ढीला भी नहीं होना चाहिए कि उसके पैर उसमें फंस जाए। तो इसलिए, क्योंकि आपको पता ही है कि शिशु हर समय हाथ पैर चलाता रहता है और क्रियाशील रहता है, तो इसके लिए वो बाधा ना बने। फिर स्वच्छ होने चाहिए कपड़े, धुले हुए, और क्योंकि बार बार धोने पर भी वो ख़राब नहीं हो ऐसे कपड़े होने चाहिए। तो सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा उपयोगी रहते हैं, क्योंकि ये हवादार होता है, इसके अंदर हवा जाती रहती है, पसीना भी वो सोख लेता है, और स्वच्छता की दृष्टि से भी उपयुक्त होते हैं, क्योंकि उनको उबाला भी जा सकता है, गर्म पानी में भी धोया जा सकता है, रफ टफ होते हैं और नरम भी होते हैं और गर्माहट भी बना के रखते हैं। तो इसलिए ये सूती वस्त्र अच्छे रहते हैं। अब जब नवजात शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए, इनकी बनावट देखें तो 4 या 5 झबले या फ्रॉक जिनको आसानी से पहनाया उतारा जा सकता हो, और जिसमें बटन हुक जैसे चुभने वाले बटन नहीं हो, न चैन हो, तो और मौसम के अनुसार शरीर के ताप को भी नियंत्रित रख सके, ऐसा कपड़े उसके लिए चुन लेने चाहिए। फिर 1-2 दर्जन लंगोट या डायपर्स होने चाहिए, जो कि नरम और मोटे होने चाहिए, जो पानी और नमी को सरलता से अवशोषित कर लें, और इसके अलावा त्वचा पर रगड़ या हानि से बचाएं। तो इसमें भी फलालेन, सूती वस्त्र या पुराने मलमल जो होते हैं धो करके और उबाल करके और उससे भी बनाए जाएँ तो वो अधिक उपयोगी होते हैं। अब बाज़ार में तरह तरह के नैपी भी उपलब्ध हैं, जिनको काम लेने के पश्चात फेंक दिया जाता है, लेकिन ऐसे नैपी रोज़ाना काम में नहीं लेने चाहिए, नहीं तो बच्चे की स्किन जो है छील जाती है, क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए उसके अंदर सिंथेटिक मटेरियल भी यूज़ करते हैं, और वो मोटा भी होता है, तो कई बार उससे छिल सकता है। तो इसलिए हर समय उसको नहीं काम में लें। ऐसे नैपी सिर्फ यात्रा के समय या फिर दूसरे जो डायपर हैं यानी कि पोतड़े जिनको कहते हैं, वो सूखे हुए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी में काम ले सकते हैं। फिर इसके अलावा बनियान, टोपे, मोज़े, बिब इत्यादि रखे जा सकते हैं जैसी ज़रूरत हो। गद्दियाँ, 2-3 कंबल, प्लास्टिक और रबड़ के टुकड़े, छोटी चादरें, तौलिए आदि लिए जा सकते हैं, और सभी धोने के बाद में एक बार स्टरलाइज़ करने वाले पानी में से निकाल लेने चाहिए, जैसे कि स्पिरिट वाला जो डेटॉल टाइप कोई भी चीज़ हो सकती है, सेवलॉन है, डेटॉल है, उसमें से मिला हुआ पानी होता है, उसमें से निकाल लेना चाहिए। धोते समय साबुन पूरा निकल जाना चाहिए, नहीं तो उससे एलर्जी हो सकती है और कपड़े सूखने पर सख्त भी हो जाते हैं। और गर्म कपड़े में भी ऊनी मोज़े, टोपी, ऊनी या फलालेन के 2-3 कंबल होने चाहिए, रूई की गद्दियाँ होनी चाहिए, पतली गद्दियाँ होनी चाहिए, गर्म चादर, बड़े तौलिए, इन सब कपड़ों में स्वच्छता, कोमलता के गुण होने चाहिए और संक्रामक रोगों से बचाने के लिए उपयुक्त होने चाहिए।
इसके अलावा एक थैली होनी चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है, एक किट आता है और इसमें मतलब एक बैग अलग से बना के रखा जाए जिसमें सब तरह के कपड़े होते हैं, और एक बैग और होना चाहिए जिसके अंदर गंदे कपड़े रखे जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब एक साथ ही रखा जाए, तो कोई एक टब रखा जाए जिसमें गंदे कपड़े ढक के रखे जाएं और साफ़ कपड़े जो है अलग रखे जाएं। कपड़ों के अलावा दूध, पानी की बोतल है या पाउडर है या भोज्य पदार्थ है, ये भी रख सकते हैं। ये सब तैयारी पहले से की जानी चाहिए। ऐसे किट को सफ़र में या किसी अन्य व्यक्ति से मिलने जाने पर भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो इस तरह का किट आता है जिसमें कई सारी जेबें होती हैं, अलग अलग उसमें सेक्शंस होते हैं। तो उसमें एक में सूखे कपड़े, एक में गंदे कपड़े, एक में दूध, पानी, खाना वगैरह इस तरह का रखा जा सके। फिर प्रसूता के लिए आवश्यक वस्त्र आदि कैसे होने चाहिए। गर्भवती महिला को कुछ वस्त्रों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए जो सरलता से पहने या उतारे जा सकते हैं, जैसे कि गाउन है, गाउन, पेटीकोट, ब्लाउज, सर्दी के मौसम की ऊनी शॉल, स्वेटर, ब्लाउज वगैरह, ये सब कुछ बैग में रखे हुए होने चाहिए। इसके अतिरिक्त चादरें बिछाने, ओढ़ने के लिए गद्दा, तकिए, कंबल, तौलिया आदि, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। फिर वस्त्रों के अतिरिक्त साबुन, तेल, कंघी, पाउडर, रबड़ की चादर, सेफ्टी पिन्स, रुई, सैनिटरी पैड्स, गर्म पानी की थैली, पीने के पानी, इन सब की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। अब इस तरह से अब आप समझ गए हैं कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और भी इसके अलावा चीज़ें होती है जैसे कि कुछ बिस्किट्स वगैरह साथ में रखने चाहिए ताकि अगर एकदम से आपको कुछ भी नहीं मिले तो भूखा ना रहना पड़े। उसको ORS का घोल रखना चाहिए। इस तरह की चीज़ें भी उसके पास होनी चाहिए। अब आप इसके इतना सब आपने पढ़ लिए तीनों लेक्चर्स, तो अब आपको इसके जो आपको दे रही हूँ अभ्यास, इसके लिए प्रश्न दे रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिए और इसके मुझे फ़ोटो खींच के भेजें। तो सबसे पहले प्रसव प्रक्रिया की अवस्था एवं कारण का विवरण दीजिए, और फिर प्रसव कितने प्रकार का होता है, प्रसव के समय क्या तैयारी करनी चाहिए, और फिर लास्ट में जो मैंने आपको अभी भी बताया, प्रसव के समय की तैयारी को विस्तार से समझाइए। तो मेरे ख्याल से इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर होता है और आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।